जय हिंद साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन पे मैं अजय भगुणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फिर उन्हीं डाउट सेशन को लेकर के। कुछ और डाउट सेशंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज के इस डाउट सेशन में हम चर्चा करेंगे बच्चों किसके बारे में, हम एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण की हमने पढ़ा था पहले भी, विशेषण इस प्रकार से होता है, विशेषण क्या क्या काम करता है, किसी सेंटेंस में कितने प्रकार से इस विशेषण का प्रयोग बच्चों होता है। तो आज की हमारी जो ये क्लास रहेगी, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ में तैयार हैं यदि, तो हमारे साथ में बिल्कुल आप क्या करते रहिए, खुद भी इन्वॉल्व रहिए। हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखते जाएंगे और आप उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके आते रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि आप लोग हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। सही ढंग से आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्योंकि उसी से हमें मालूम पड़ता है बच्चों किसके बारे में, कि आप लोग कितने तैयार हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, और आज का ये डाउट सेशन रहेगा, ये हम किससे रिलेटेड रखते हैं बच्चों, हमारे एडजेक्टिव से रिलेटेड रखते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हम सबको पता है कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, या तो वो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं या फिर वो किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। और बच्चों वही एडजेक्टिव देखो किस प्रकार से आते हैं, उन्हीं एडजेक्टिव को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को एक बार फिर माँ भारती के नाम वंदे मातरम के साथ में, और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों कि हमारे इस एडजेक्टिव से रिलेटेड पिछले कुछ एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मैंने कहा रश्मि हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी। Rashmi had a lot of difficulty to find the house। ठीक है बच्चों, टू फाइंड द हाउस देखने की कोशिश करो और मुझे बताने की आप उस कमेंट बॉक्स में कोशिश करो कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। फिर मैंने कहा लोटस द मोस्ट unique flower is our national flower। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न मैंने कहा the two men quarreled with one another in public। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न फिर मैंने आपके सामने लिखा कैन यू टेल मी, can you tell me how many eggs and milk you brought home today। अच्छा, देखने की कोशिश करो और मुझे बताने की कोशिश करो कि ये 4 सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। अब आपको इन 4 सेंटेंस से रिलेटेड अगर आपको एरर फाइंड आउट करना हो तो बच्चों मुझे बताने की कोशिश करो कि आपको दिखाई दे रहा है इनके अंदर किस प्रकार की गलतियां हो सकती है।
देखो बच्चों, जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो समस्याओं से तो जब हम खुद ही जूझेंगे तभी उन समस्याओं से हम पार पाएंगे। तो बच्चों चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं एक बार फिर कि देखते हैं इन चारों सेंटेंस में हमारे पास में कहाँ कहाँ से गलतियां निकल करके आई है। तो जब हम बच्चों इस पहले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, हमने कहा रश्मि हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, रश्मि हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। रश्मि को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे ये बताओ, उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा या बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो ए लॉट ऑफ जब भी आता है, देखो मैंने क्या कहा, ए लॉट ऑफ जब भी आता है, ध्यान रखना, ए लॉट ऑफ का जब भी प्रयोग हो गया, ठीक है, तो ए लॉट ऑफ अपने साथ में हमेशा क्या लेता है, अगर आपका नाउन हुआ काउंटेबल तो ये हमेशा इसके साथ आने वाला क्या होना चाहिए, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और यदि आता है ए लॉट ऑफ के साथ में सिंगुलर, तो वो सिंगुलर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दो चीजें याद रखना कि ए लॉट ऑफ जब भी किसी वाक्य के अंदर आता है तो काउंटेबल नाउन होने की स्थिति में हमेशा वो अपने साथ में क्या लेता है, प्लूरल नाउन को लेता है। लेकिन अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए वो सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो हमने देखा ए लॉट ऑफ यानी फिर बता रहा है वो किसके बारे में, डिफिकल्टी के बारे में। तो डिफिकल्टी अपने आप में काउंटेबल हो गई, और काउंटेबल हो जाने से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफिकल्टी नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डिफिकल्टीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ए लॉट ऑफ अपने साथ में, ठीक है, ए लॉट ऑफ अपने साथ में क्या करता है, हमेशा किसी प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन को लेता है, हमेशा किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है, इसलिए हमेशा इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मैंने कहा लोटस, लोटस यानी कमल का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, द मोस्ट यूनिक फ्लावर इज अ नेशनल फ्लावर। कमल का जो फूल होता है, मोस्ट यूनिक फ्लावर, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत पुष्प है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत फूल है। तो अपने आप में वो बड़ा अद्भुत हो गया, तो देखने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, मोस्ट, और मैंने क्या कहा, यूनिक। फिर जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं, कैसे, कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने आप में सुप्रीम क्वालिटी को रखते हैं, जो अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट को रखते हैं, सबसे ज्यादा संभावना जहां होती है वो गुण उन शब्दों में अपने आप होते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट किसे कहोगे आप, एक्सीलेंट यानी जो सर्वोत्तम है उसे आप एक्सीलेंट कहोगे। मैंने कहा कंप्लीट, कंप्लीट यानी बात ही खत्म हो गई, अपने आप में वो चीज कंप्लीट हो गई। मैंने कहा आइडियल, ठीक है, इसी तरह मैंने क्या कहा, यूनिक। तो ये शब्द जो होते हैं अपने आप में इस प्रकार से, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट को रखते हैं। किसको रखते हैं, अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, यानी उच्चतम सीमा जो होगी, उच्चतम संभावनाओं को ये अपने अंदर खुद समेटे रखते हैं। तो ऐसे शब्द जब भी आ जाते हैं तो बच्चों याद रखना, उनके साथ इस डिग्री का प्रयोग नहीं होता। ये मोस्ट का डिग्री हो गई, मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होने से सुप्रीम क्वालिटी को दर्शाती है। लेकिन यूनिक एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में जो उच्चतम संभावनाएं हो सकती है उनको रखता है, अपने आप में जो उच्चतम संभावनाएं हो सकती है उनको हमारा ये शब्द यूनिक रखता है। तो इसके साथ हमें ये मोस्ट का जो प्रयोग किया गया है ये थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इसे हमें यहां से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? वापस चलोगे हमारे उस एडजेक्टिव के सेशन में, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो आपकी ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तीसरे में चलते हैं। फिर मैंने कहा the two men quarreled with one another in the public, ठीक है। अब मैंने कहा two men यानी दो व्यक्ति थे, quarreled यानी झगड़ा किया उन्होंने आपस में, पब्लिक यानी जनता के सामने वो झगड़ने लगे, ठीक है। तो एक दूसरे से झगड़ने लगे। आदमी कितने हैं बच्चों, दो। आदमी कितने हैं, दो। संख्या कितनी हो गई हमारे पास, दो। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने ये एडजेक्टिव पढ़ाया था तो मैंने कहा था दो के लिए हम किसका प्रयोग नहीं करते, वन अनोदर का। दो के लिए हम किसका प्रयोग नहीं करते, वन अनोदर का। या तो तीन हो या फिर तीन से संख्या ज्यादा हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनोदर का। यदि दो लोगों की बात हो रही हो और दोनों के एक दूसरे के साथ में वो बात हो रही हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, ईच अदर का।
किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का। अर्थात ये आया हुआ वन अनदर अपने आप में क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बात कितने लोगों की हुई है? 2 लोगों की हुई है, और 2 लोगों की यदि बात हुई है तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ईच अदर का। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलते हैं नंबर 4 पे। Can you tell me how many eggs and milks you brought home today? Bring, brought। ठीक है, ये तीनों उसकी फॉर्म हो गई। तो मैंने कहा कि कैन यू टेल मी, मुझे बता सकते हो क्या आप? मुझे बता सकते हो कितने तो आप अंडे लेकर के आए हो और कितना आप दूध लेकर के आए हो। ठीक है, देखने में तो सेंटेंस बड़ा सही सा लग रहा है, देखने में तो बिल्कुल ठीक सा लग रहा है, लेकिन बच्चों देखने की कोशिश करो। जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आया हुआ ये एडजेक्टिव, ये जो मैनी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो मैनी दिखाई दे रहा है, जब आप गौर करोगे तो इसके साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक्स दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ आपको मिल्क दिखाई दे रहा है। एग अपने आप में क्या होता है बच्चों? काउंटेबल नाउन। अपने आप में क्या होता है? काउंटेबल नाउन। मिल्क अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एग अपने आप में क्या हो गया? यहाँ पे एग्स, एक्स यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और मिल्क जो हो गया अपने आप में अनकाउंटेबल, सारे नाउन कैसे हो गए? सिंगुलर हो गए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गए बच्चों? सिंगुलर हो गए। और जब आपने हमारे सेशन को अटेंड करा होगा तो मैंने एक मैनी वर्सेस मच का सेशन कराया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मैनी का प्रयोग होता है, ये जो हमारे इस मैनी का प्रयोग होता है, ये मैनी का प्रयोग बच्चों किसके साथ में होता है? हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में होता है मैनी का प्रयोग? हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मेनी मिल्क, यह अपना आप में हो गया क्योंकि हमने यहाँ कुछ लगाया नहीं है। तो यह मैंने कहा भैया कितने तो अंडे लाया और कितने तो दूध लेकर के आया, लेकिन मैनी जो है अपने आप में उस दूध के साथ में प्रयुक्त नहीं हो सकता। मैनी अपने आप में उस दूध के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो सही फॉर्मेशन क्या रहेगा मेरा इसे कहने का? मैं इसे कहूंगा हाउ मैनी eggs and how much milk। ठीक है, मैं इसे क्या कहूंगा? हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क। यानी ये पूरी की पूरी चीज मुझे इस प्रकार से करनी पड़ेगी, तब मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, एक शर्त है, अगर यहां पे ये मिल्क नहीं होता, अगर यहां पे ये मिल्क नहीं होता, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता, यहां पे मान लो हम कर देते हैं, यहां पे मान लो आपका होता एप्पल्स। क्या होता बच्चों? एप्पल्स। क्या होता? एप्पल्स। गौर करना इस चीज पे जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, कि मैंने कहा कि अगर इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं एग्स भी दिया हुआ है, मिल्क भी दिया हुआ है, तो एग्स अपने आप में काउंटेबल है, मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल है। जो काउंटेबल होता है उसकी मात्रा हम उसकी संख्या दर्शा सकते हैं, इसलिए उसके साथ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। और जो अनकाउंटेबल होता है उसकी संख्या नहीं दर्शा सकते, इसलिए उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये सेंटेंस इस तरीके से ठीक नहीं है, इसको सही करने का ये तरीका है, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर इधर भी आ रहा है आपका क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इधर भी आ रहा है आपका क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर मान लो एप्पल्स दे दिया तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेव को भी हम गिन सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें ये हाउ मेनी को यहाँ पे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। तो हाउ मेनी एग्स एंड एप्पल्स हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक हो जाता। अगर मैं वहां पे एप्पल कर दूं तो यहां पे इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता बच्चों? हाउ मैनी एग्स एंड एप्पल्स। हमारे वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हमें इस हाउ मेनी को वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्स और एप्पल्स दोनों के लिए दिया गया हाउ मेनी काम कर रहा है। और मैं बार बार बताता हूं कि हम इंग्लिश में रिपीटेंस को रोकने का काम करते हैं, हम बार बार रिपीट करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो हाउ मेनी एग्स एंड एप्पल ये ठीक होता, लेकिन मिल्क अगर दिया हुआ है तो आपको मिल्क के लिए भी मात्रात्मक संख्या, मात्रात्मक विशेषण उसके साथ में लगाना पड़ेगा। और मात्रात्मक विशेषण क्या होता है आपका? ये मच होता है, इसलिए इस मच को यहां पे लगाने की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। तो बच्चों इन चीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये
जब भी आपके सामने आएगा, ये मैनी जब भी आपके सामने आएगा, ये हमेशा काउंटेबल नाउन की बात करेगा। और मैनी यानी संख्या में ज्यादा हो गया, इसलिए हमेशा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करेगा। और काउंटेबल नाउन से हमारे चीज एक समझ में आई कि ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी चीजें जिनकी हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं, संख्या को बता सकते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं बच्चों? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा मैनी होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन यदि आपके किसी वाक्य में दिया गया है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपका क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? हमेशा मच प्रयुक्त होता है ना। मात्रा बता सकते हैं हम अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल की हम क्या नहीं बता सकते? अनकाउंटेबल की बच्चों हम संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। इसी के जैसे हम दूसरे क्वेश्चंस देखने के लिए देखते हैं। फिर मैंने कहा ऑल्दो Manish faced many much problems, yet he did not desert the path of honesty। देखने की कोशिश करो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरा हैज मैरिड ए यंग tall Spanish accountant। ठीक है बच्चों, फिर तीसरे पे बात करते हैं हम। The 5 first double room of this hotel are luxurious। ठीक है बच्चों, एक और प्रश्न लिखता हूं इसी से रिलेटेड। मैंने कहा ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर more preferable than that of western कर देते हैं इसे ना, than that of western in our विलेज। ठीक है बच्चों, फिर हमने आपके सामने 4 प्रश्न लिखे और 4 प्रश्नों को फिर आप देखने की कोशिश करो तो ये चारों के प्रश्नों के अंदर आपको फिर कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड समस्याएं दिखाई देगी अगर हम फिर गौर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ऑल्दो मनीष फेस्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अपने आप में क्या हो गया बच्चों? प्रॉब्लम्स अपने आप में क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल कैसा हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन की हम संख्या बता सकते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी का प्रयोग किया जाएगा। मच का प्रयोग आप इसके साथ में नहीं करोगे। इज इट क्लियर? सही है, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लिखिए यस सर। ठीक है, चलो आगे। फिर मैंने कहा लॉरा हैज मैरिड ए यंग टॉल स्पेनिश अकाउंटेंट। ठीक है, मैंने कहा लॉरा हैज मैरिड ए यंग टॉल स्पेनिश अकाउंटेंट। तो फिर आ गया, मैंने एडजेक्टिव्स के कुछ क्रम बताए थे और एडजेक्टिव्स के मैंने जब कुछ क्रम बताए थे तो मैंने आपको कहा था साइज पहले आता है, साइज के बाद एज आती है। तो टॉल यंग होगा, पहले टॉल आएगा, फिर किसका प्रयोग होगा? टॉल यंग, और फिर इसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी ओरिजिन आ गया यानी टॉल यंग स्पेनिश। ठीक है, सही क्रम क्या होगा इसका? ये टॉल आना चाहिए था पहले, यंग आना चाहिए था इस टॉल के बाद में, तो ये क्या हो जाता? टॉल
यंग स्पेनिश अकाउंटेंट। इस तरीके से आपका वाक्य सही हो जाता। मैंने एडजेक्टिव का जब पोर्शन पढ़ाया था तो मैंने यही पढ़ाया था कि एडजेक्टिव अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और उनका क्रम क्या रहता है वाक्य में आने का। ठीक है, तो आप पहले वाले विजिट जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। मैं बार बार यही कहता हूं कि रेगुलरली आप पीछे वाले वीडियोस को जब हमारे विजिट करेंगे तो आपको बातें थोड़ी समझ में आने लगेगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। द 5 फर्स्ट डबल रूम ऑफ दिस होटल आर लग्जरियस। अब बताओ मुझे क्या होगा, पढ़ाया हुआ है मैंने। फिर मैंने कहा 3 एडजेक्टिव आ गए, एक 5 आ गया, एक फर्स्ट आ गया, एक डबल आ गया। बताओ कौन कौन से एडजेक्टिव हो गए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये 3 एडजेक्टिव आ गए। 3 में आ गया, एक तो आपके पास क्या है बच्चों, एक तो आपके पास आ गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या आ गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कैसे होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट, मैंने कहा सेकंड, मैंने कहा थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं कार्डिनल। क्या आते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। दूसरे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव कैसे हो गए, हमने कहा 1, हमने कहा 2, हमने कहा 3, हमने कहा 4, ये सारे कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए। और तीसरे एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताए थे वो क्या बताए थे बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव। कौन से, मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव में क्या हो गया, सिंगल, ठीक है, डबल, इस तरीके से शब्द दिए रहते हैं। मल्टीपल में जो चलते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और मैंने कहा था अगर ये किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं, अगर किसी वाक्य में ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी आया, कार्डिनल एडजेक्टिव भी आया है और मल्टीप्लिकेटिव भी आया है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था OCM, यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। 1 2 3, यानी सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद में आपका कार्डिनल आएगा और उसके बाद में आपका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो जब हम इस वाक्य के अंदर चलते हैं तो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है यहाँ पे 5 अपने आप में क्या हो गया बच्चों, कार्डिनल एडजेक्टिव। कौन सा हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव। फर्स्ट हमें दिखाई दिया, फर्स्ट हमें क्या दिखाई दिया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। डबल हमें दिखाई दिया, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमें इस वाक्य में कार्डिनल एडजेक्टिव भी मिल गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव भी मिल गया। अब मुझे बताओ कि क्या हो जाना चाहिए था इसके अंदर। अब देखो, हमने कहा OCM बटा 1 2 3, यानी ऑर्डिनल को सबसे पहले ले आओ। तो ये जो चीज है इसको अगर आप सही करोगे तो ऑर्डिनल सबसे पहले आएगा। ऑर्डिनल सबसे पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 डबल। समझे बात, फर्स्ट 5 डबल, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, फर्स्ट 5 डबल रूम्स। ठीक है, फर्स्ट 5 डबल रूम्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 डबल रूम्स ऑफ दिस होटल आर लग्जरियस। अब आपका सेंटेंस सही हो गया अगर आपने इसको चेंज कर दिया और आपने कैसे लिख दिया, इस क्रम में इन चीजों को लिख दिया। नाउ योर सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। अब कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इस सेंटेंस के अंदर। मैंने कहा ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ द वेस्टर्न इन और विलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम्स में हमारे आ चुका है, हम इसे गलतियां करवा चुका है। तो बच्चों देखो, इसको मैंने कहा ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उसको मेरे गांव के जो लोग हैं बड़ी प्राथमिकता देते हैं किसकी तुलना में, वेस्टर्न, यानी जो पाश्चात्य ड्रेसेस उनकी तुलना के अंदर। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहली चीज देखने की मैं कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं देखने की इस शब्द को, किस शब्द को, इस शब्द को देखने की कोशिश करता हूं, प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रेफरेबल से रिलेटेड आपको 2 प्रकार के डाउट दिए जाते हैं। 2 प्रकार के डाउट प्रेफरेबल से रिलेटेड दिए जाते हैं। 2 प्रकार की समस्या इससे रिलेटेड आती है आपके। एक तो क्या होता है, प्रेफरेबल के अंदर हमेशा क्या होता है, इनके अंदर हमेशा फोर्स होता है। ये फोर्सफुल शब्द हैं, इनको अपने साथ में किसी मोर की इस प्रकार से आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, फोर्स ऑफ कंपैरिजन इनके अंदर ऑलरेडी होता है। तो प्रेफर या प्रेफरेबल ये ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ
कंपैरिजन। क्या कहते हैं बच्चों इनको? इनके पास अपना फोर्स ऑफ कंपैरिजन खुद ही होता है, अतः इनके पास में हमें ये मोर लगाने की जरूरत नहीं है। पहला एरर तो ये हो गया कि प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में इसके पास क्या होता है? फोर्स ऑफ कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन की भावनाएं अपने आप इसके साथ में होती है। और दूसरी चीज जो मैंने इससे रिलेटेड बताई थी कि प्रेफरेबल अगर किसी वाक्य के अंदर आया है तो वो अपने साथ क्या नहीं लेता है? इस देन को नहीं लेता है कंपैरिजन के लिए। वो किसको लेगा? इस टू प्रेपोजिशन को लेगा। तो देन के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारा वाक्य यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि प्रेफरेबल और प्रेफर दो ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में क्या रखते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ कंपैरिजन रखते हैं। ये अपने आप में क्या रखते हैं? फोर्स ऑफ कंपैरिजन रखते हैं। तो ये अगर फोर्स ऑफ कंपैरिजन अपने आप में रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम उसके साथ में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? इस प्रकार से मोर अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका प्रयोग हम उसके साथ में बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है इसके साथ में आने लिए, कंपेयर करने के लिए हम देन शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। ये अपने साथ में क्या लेता है? टू प्रेपोजिशन लेता है। बात तो समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं फिर तीसरी चीज के ऊपर। मैंने क्या कहा? ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो कंपैरिजन किसका हुआ है? ड्रेसेस का। कंपैरिजन किसका हुआ है? ड्रेसेस का। ड्रेसेस अपने आप में क्या हो गई? प्लूरल। ड्रेसेस अपने आप में क्या हो गई? प्लूरल हो गई ना, प्लूरल। तो देखो अब इसके लिए, इन्हीं ड्रेसेस के लिए आगे एक शब्द यूज हुआ दैट ऑफ। तो दैट ऑफ की बजाय आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लूरल के लिए दोज ऑफ। ठीक है, दैट ऑफ की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल के लिए दोज ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि दैट तो फिर सिंगुलर में चला गया। तो दोज ऑफ वेस्टर्न आप जब भी करोगे तो आपका वाक्य बिल्कुल यहां पे शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, ये चारों प्रश्न थे जो बच्चे आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इनसे रिलेटेड आपके समस्याएं इस प्रकार से एग्जाम में दी जाती है जिस प्रकार से मैंने आपको बताई। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सेशंस बड़े गौर से, बड़े ध्यान से अटेंड करिए, क्योंकि हर एक चीज में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो उम्मीद है आप लोगों की डाउट सेशन काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। काफ़ी बच्चों के मैसेज हमारे पास आए हैं कि सर बहुत हमारे ये चीज़ें समझ में भी आ गई है, और आपने जिस तरीके से हमें समझाया ये डाउट सेशन हमारी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों ये डाउट सेशन हम आगे भी आपके लिए बहुत लेके आएंगे। हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी एग्जाम्स में गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगी। तो बच्चों इसी तरह अगर आप रेगुलर विजिट करते रहेंगे तो हम आपको एश्योर करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सभी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, और आप लोग कंटिन्यूस अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए क्लासों के, और देखते रहिए। कभी भी कुछ भी दिक्कतें आपको कभी भी लगे तो हमें आप कभी भी कमेंट बॉक्स में डालें, आपके जवाब हम ज़रूर देंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। मैंने कहा एक क्वेश्चन है वो लिखता हूं, ए फ्यू वर्ड ऑफ कंसोलेशन इज एनफ। ए फ्यू वर्ड ऑफ कंसोलेशन इज एनफ टू heal a broken heart। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न फिर देखने की कोशिश करना। फिर मैं कहता हूं when Charles was in the hospital, his sister sent much fruit than his uncle। ठीक है, अब देखने की कोशिश करो, मुझे बताने की कोशिश करो कि आपको इन दोनों सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, बड़ी
आसान सी चीज़ें हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन हम ढंग से पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगी। ठीक है, देखो फिर मैं चलता हूं। मैंने कहा ए फ्यू वर्ड ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना के कुछ शब्द ही पर्याप्त होते हैं किसके लिए? टू हील। हील यानी क्या कहते हैं? हील को कहते हैं कि मतलब अपने आप को सुधारने के लिए, कुछ चीजों को स्वस्थ करने के लिए, है ना। हील स्वस्थ होना, बीमारी से उबरना, हील करना, है ना। हील ए ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल होता है तो उसको सांत्वना के कुछ शब्द पर्याप्त होते हैं उसको सुधारने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए, उसको सही करने के लिए। सांत्वना के कुछ शब्द, अगर किसी का बेचारे का दिल टूट गया है, किसी को बेचारे को प्यार में धोखा मिल गया है, आपने जाके उसके सांत्वना के 2 शब्द बोले मित्र होने के नाते, तो उसके दिल को थोड़ा सुकून लगता है। उसका हार्ट जो ब्रोकन हो गया उसको क्या मिलता है? थोड़ा सा हील होता है वो, यार चलो कोई तो मेरे साथ में है, बेवफा गई तो गई। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है। अब हमें जिस चीज पे, अब वापस आ जाओ, हमें जिस चीज पे गौर करना है हम उस चीज पे गौर करने की कोशिश करते हैं, और उस चीज पे मैं गौर करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया? ए फ्यू दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बच्चों? फ्यू। और जब इस फ्यू पे गौर करोगे तो मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक है, याद आया थोड़ा सा? मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तीनों चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो मैंने जब आपको फ्यू पढ़ाया था तो फ्यू के साथ में मैंने क्या बताया था? फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है? फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। किसके साथ में किया जाता है? काउंटेबल नाउन के लिए। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फ्यू हमेशा किसको बताएगा? कुछ। मतलब क्या होता है? फ्यू का अर्थ तो होता है कुछ, कम मात्रा, संख्या में कम। ठीक है, तो संख्या में कम, लेकिन एक से तो ज्यादा हो गए ना, यानी प्लूरल तो हो गए ना, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है क्या? वर्ड। वर्ड अपने आप में काउंटेबल है, शब्दों की हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन वर्ड यहाँ पे सिंगुलर रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब गलती कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई, वर्ड्स आ गई। अब फ्यू वर्ड्स जैसे ही हो गया, फ्यू वर्ड्स जैसे ही हो गया तो ये अपने आप यहाँ प्लूरल हो गया, और प्लूरल होते ही इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी बच्चों? आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल ही हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कहां से दिक्कत आ सकती है? इसी तरह मैंने दूसरा सेंटेंस देखा, व्हेन चार्ल्स वाज इन द हॉस्पिटल, जब चार्ल्स हॉस्पिटल में था तो उसके अंकल की तुलना में उसकी बहन ने, उसके अंकल की तुलना में उसकी बहन ने ज्यादा क्या भेजे थे? फ्रूट भेजे थे। ज्यादा क्या भेजे थे? फ्रूट भेजे थे। ठीक है, अब देखो गौर करो, तो कंपैरिजन हो गया। ठीक है, कंपैरिजन हो गया अंकल का और सिस्टर का। सिस्टर ने अंकल से ज्यादा भेजे। कंपैरिजन का मालूम कैसे पड़ा? ये मालूम पड़ गया हमें, देन शब्द का प्रयोग हो गया। देन शब्द का प्रयोग होते ही क्या हो गया? उसके सिस्टर में और उसके अंकल के बीच में कंपैरिजन हो गया फ्रूट को लेकर के। तो मुझे ये बताओ कि अब क्या आना चाहिए? कंपैरिजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मच। मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? मोर और मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? मोर। तो मच के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? मोर का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि मच तो अपने आप में क्या डिग्री है? पॉजिटिव। कैसी डिग्री है मच अपने आप में? पॉजिटिव। सेंटेंस का भाव कैसा है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव है तो किस डिग्री का प्रयोग होना चाहिए बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मच के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा? मच के स्थान पे यहाँ पे मोर का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी आपके कि किस तरीके से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको यहाँ एडजेक्टिव के पोर्शन के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों की ये सेशन समझ में आ रहा होगा। यहाँ से कुछ गलतियां भी होगी जो अब तक आप करते आए होंगे, और हम इसी आशा, इसी उम्मीद से ये डाउट सेशन आपके सामने रखते हैं कि ठीक है बच्चों ने यहाँ तक पढ़ा लेकिन अब तक गलती भी करी होगी, तो अब उनके पास मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार लें और क्या कर लें? अपनी गलतियां सुधारने का उनके पास पूरा मौका है। चलो बच्चों, हमारी क्लास इतनी ही लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास पुट अप करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप ही लोगों के लिए वर्क है। इसको देखने की कोशिश करना और हमें कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करना, क्योंकि कमेंट यहाँ करके मैं नहीं बताऊंगा ये किस प्रकार का एरर है। ये नाउन का एरर है, या फिर ये एक प्रोनाउन का एरर है, या फिर ये एक एडजेक्टिव का एरर है, वो भी आप मेंशन करना। और मैं आपको फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। मैंने कहा one of
the students left. One of the students left his their one's bag in स्कूल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एक वर्क है, ये आप लोगों को करना है। ढंग से गौर से देखिए, इस प्रश्न को समझिए। सब मैंने वन का केस भी समझाया था, मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ा दिया, मैंने आपको नाउन भी पढ़ा दिया। और जरूरी नहीं है ये हमने एडजेक्टिव का सेशन लिया है तो ये एडजेक्टिव से ही रिलेटेड आपका कोई एरर हो। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है बच्चों। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका करने के लिए कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप एक्सरसाइज नहीं देते हो, है ना। बेटा मैं एक्सरसाइज तो दूंगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब दूंगा ना, जब आप लोगों के कमेंट भी मेरे पास आते रहेंगे और आप लोग मुझे क्वेश्चन देते रहेंगे, आप लोग बताते रहेंगे सर हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली है लेकिन यहाँ दिक्कतें आ रही है। तो बच्चों जब आपके क्वेरीज आएगी तभी तो हमें लगेगा आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू एंड इट इज ऑल ऑन यू हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप पे पूरी तरह आप पे है कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन करते हो, और सॉल्यूशन करके विथ डिटेल। क्या ऐसे नहीं है कि सर यहाँ गलती आ गई, विथ डिटेल की वो गलती क्यों है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए और फिर मैं आपके कमेंट के जरूर प्रत्युत्तर दूंगा वहां पे। तो देखते हैं कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, कितने बच्चे इसको सही कर पाने में सक्षम हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही। एडजेक्टिव का ये पोर्शन हमारा टू बी कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में। जुड़े रहिए, देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, कारवां हमें अभी बहुत आगे लेकर के जाना है। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।